देखिए बच्चों, हम इसके बाद यह है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 × 5 × 7 + 7, ठीक है। इससे देखिए कैसे ये भाज्य संख्या होती है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कम से कम जो जिसके 3 भाजक कम से कम होने चाहिए, यानी कि कम से कम वो खुद से कटे, एक से कटे और किसी अपने गुणनखंड से वो क्या हो, विभाजित हो। तो देखिए अगर हम यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ से 7 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 × 5 यहाँ से बच जाएगा और प्लस यहाँ से 7 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 7 5 × 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 7, अब आप इसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 × 8 लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसकी कम से कम 3 भाजक मिल गए हैं, 7, 2 और 8। इस संख्या की जो संख्या दी हुई थी, हालांकि अपने एक्सपेंस फॉर्म में दी हुई थी, लेकिन इसके भाजक कितने मिल गए, 3। तो लिखेंगे चूँकि संख्या के 3 भाजक हैं, संख्या के 3 भाजक हैं, अतः यह एक क्या पूछा था, भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप सॉल्व करना बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर दिया है, यदि cot थीटा = 7/8, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है 1 + sin थीटा, ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा और अगले ब्रैकेट में है 1 - cos थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, देखिए a + b a - b इस फॉर्मेट में है कि नहीं, a + b a - b के फॉर्मेट में है। तो आपको पता होना चाहिए कि a + b और a - b का फॉर्मेट क्या होता है, a + b और a - b का फॉर्मेट क्या होता है। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्या होता है, a² - b²। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये वाला चीज़ नहीं लिखना है, डायरेक्टली अब क्या हो जाएगा, ये देखिए a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हर में भी वही चीज़ है, a + b a - b, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि 1² माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा, और क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। समझ पा रहे हैं। तो 1 - sin² थीटा आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, cos² थीटा। तो लिखेंगे cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। क्या होता है, sin² थीटा। तो cos बटे sin क्या होता है, cot होता है। तो अगर इसका स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, cot थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, cot थीटा का स्क्वायर। आपको पता है कि cot थीटा बराबर 7/8 क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 8 का क्या होता है, 64। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। तो दिया क्या है, घन का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन दिया हो तो उसके नीचे आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 64 दिया हुआ है बराबर भुजा का क्यूब, ठीक है। यहाँ से भुजा कितनी मिल जाएगी, ठीक है, भुजा कितनी मिल जाएगी, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे 64 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्यूब इधर आएगा तो क्या बनाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4 होता है, यानी कि भुजा यहाँ से कितनी मिल गई, 4 मिल गई। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से अगर भुजा 4 मिल गई, चूँकि आप दो
दो घन को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं इनके फलकों को, ठीक है। यहाँ पे 3D नहीं बन रहा है, बस आप समझने के लिए देख सकते हैं, फिगर नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ से इसकी भुजा, घन की भुजा सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 4 है, दो घनों को मिला जा रहा है, तो ये भी 4, एक और ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी लंबाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं जो ठोस बना, यानी कि जो ठोस, देखिए कह रहा संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जिससे प्राप्त घनाभ, तो जो घनाभ बना यानी कि लिखेंगे अतः, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, इसके बाद ही लिखना, अतः घनाभ की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई केवल बढ़ेगी। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे, इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आप लोग हिंदी वाले लिख लेंगे और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला है। तो आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिए 8 गुणे 4 यानी कि 32, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 4 चौका 16, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई यानी कि 8 चौका 32। तो आप देखेंगे यहाँ से 32 16 48, 48 और 32 कितना होता है, 80, 80 हो गया, यानी कि 2 गुणे 80, 2 गुणे 80 मतलब कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेम प्रैक्टिस करके आप लोग जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे इन सवालों को अपने रफ पे एक बार यहाँ से वीडियो देखेंगे, समझेंगे और लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या बनाएंगे, 3 यहाँ पे मैं यहाँ से कुछ शेप ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि लाइन अच्छे से ड्रा हो, देखिए देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहले इसमें, ठीक है, सबसे पहले इसमें है वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या है, बारंबारता, क्या है, बारंबारता, ठीक है। तो जब भी आपको माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले इसमें माध्य निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसमें, देखिए डेविएशन चाहिए, ठीक है, और x चाहिए। x क्या होता है, x मतलब मिड वैल्यू, मध्यमान चाहिए, ठीक है, मध्यमान चाहिए। तो मध्यमान क्या होता है, मध्यमान जो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2 होता है। तो वर्ग अंतरालों की जो निम्न सीमा क्या दी है, 10 और उच्च 20। इसी प्रकार हम सारे वर्ग अंतरालों को लिख लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसे ही लिख लेंगे। आप ऐसे ही एग्जाम में लगाएंगे, ठीक है, चार्ट बना लेंगे अच्छे से, ठीक है, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। ठीक सामने इनकी बारंबारताओं को लिखेंगे। 10 से 20 की बारंबारता 2 है, इसकी 7 है, इसकी 12 है और इसकी 15 है, इसकी 8 है और इसकी 6 है। अब आपको यहाँ पे निकालना होता है मिड वैल्यू यानी कि xi। ये आई क्या बताता है, आई बताता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बताता है। तो x मतलब मिड वैल्यू, यहाँ पे MB भी लिख सकते हैं, यानी कि मिड वैल्यू मतलब हिंदी वाले मध्य मान भी लिख सकते हैं। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 बटा 2 कितना हो गया, 15। अब देखिए आपको क्या करना होता है, इसकी हाइट कितनी है, 10 की हाइट है ना, इसमें अंतर मतलब हाइट है, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, 10 है, इसमें आप 10 जोड़ते जाइए, आपको ये करना नहीं है। 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25, ये कितना हो गया, 35, ये कितना हो गया, 45, ये कितना हो गया, 55, और ये कितना हो गया आपका 65, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको चाहिए डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है हम मध्यमान में से एक कल्पित माध्य घटा लेते हैं। डेविएशन बराबर होता है xi माइनस a, और इसके बाद क्या होता है fi इंटू डी, ठीक है, ये डी कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो x1 इसमें जो a होता है, यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन,
क्या लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य ए बराबर, आप इसमें कोई भी मान सकते, कोई भी, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो चूंकि नाम यहाँ पे माध्य यानी कि मिडिल वाला कोई टर्म ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 35 को। तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे 35, तो यहाँ पे आप एक इसे राउंड राउंड घेर करके यहाँ पे बराबर ए लिख देंगे। सेम ऐसे चार्ट में करेंगे। कल्पित माध्य कितना आ गया आपका 35, मैंने लिख लिया। तो अगर 30, तो डी आई कैसे, डेविएशन कैसे लिख जाता है, मतलब विचलन कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स कहाँ है, ये है, तो 15 माइनस 35 कितना होगा, -20। फिर देखेंगे 25 माइनस 35 कितना हो गया, -10 हो गया। 35 माइनस 35 0 हो गया। फिर 45 माइनस 35 कितना हो गया, 10 हो गया। 55 माइनस 35 कितना हो गया, 20 हो गया। और 65 माइनस 35 कितना हो गया, 30 हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या चाहिए, ये आपका होता है सिग्मा एफ या फिर एन भी कहते हैं। इसे आप जोड़ेंगे 7 2 9 12 21 15 36 8 44 और 6 50। एन बराबर कितना आ गया, यानी कि सिग्मा एफ कितने, यानी कि बारंबारताओं का योग कितना आ गया आपका 50 आ गया। अब देखिए एफ आई डी आई देखने से देखो एफ यहाँ पे है, ये बारंबारता ही तो एफ होती है। तो एफ का गुणा डी में करेंगे, ये 2 है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -40, इसका गुणा -70, इसका गुणा तो 0 ही हो जाएगा। 15 का 10 में करेंगे 150, 20 का 8 में करेंगे 160, 30 का 6 में करेंगे 180। तो आप यहाँ से इसको भी ऐड कर लेंगे, यानी लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, जोड़ लेंगे। देखिए 180 160 कितना होगा, 340। 340 में जब 150 जोड़ेंगे तो 490 हो जाएगा। 490 में 70 और 40 घटा देंगे, 70 40 कितना होता है, 110। 490 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 380, ठीक है। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है। ए कितना है आपका 35 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 380 और सिग्मा एफ कितना है आपका 50 है, ठीक है। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल और 5 से इसे कट करेंगे, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, यानी 7.6। 35 में 7.6 जोड़ेंगे तो 35 7 42.6, 42.6 ही इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक इसी प्रकार आपको लगाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए मैं मिटाता हूँ। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि वाला क्वेश्चन क्या दिया है बिंदुओं -4 और 6 बिंदुओं, यानी कि देखिए ए और बी 2 बिंदु दे रखे हैं, ए और बी 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। इनका जो निर्देशांक दे रखा है, ए का निर्देशांक कितना है आपका -6 और क्या है 10 है, ठीक। इसी प्रकार बी का कितना है 3 और क्या है -8 है। यहाँ पे जो है एक बिंदु जो है ये क्या है -4 और 6, मान लेते हैं ये क्या है बिंदु ओ है, ठीक है सपोज। तो रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, यानी कि ये वाला इसका अनुपात और इसका अनुपात पूछ रहा है, इसका अनुपात यानी कि ए ओ बटा ओ बी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लगाएंगे, ये पूछा जा रहा है तो आपको गिवन है, लिखेंगे x1 बराबर क्या हो जाएगा -6, y1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x2 बराबर कितना दिया है 3 और y2 बराबर कितना दिया है -8 यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है ए ओ बटा ओ बी, यानी कि कह सकते हैं माना ये दूरी क्या है m1 बटा m2 है, ठीक है। ये हमने मान लिया, माना ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर विभाजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर, आप किसी से भी x वाले से या y वाले से दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब ये ढूंढेंगे कि x कहाँ है, तो x बराबर यहाँ पे क्या है, x बराबर है -4 और कैपिटल Y बराबर है 6, ये भी आप लिख लेंगे। ये सब गिवन है, जहाँ जो चीज़ गिवन है वहाँ पे ऐसे लगा करके आप करली ब्रैकेट लिख देंगे, दिया है, क्या है दिया है। बात समझ में आ रही है। अब इस पर आप मान सारे रख देंगे, x बराबर कितना है -4 है, m2 आपका कितना है नहीं पता है, x1 कितना है आपका यहाँ से देख लीजिए -6 है, प्लस m1 भी नहीं पता है, x2 कितना है x2 3 है, नीचे m1 प्लस m2 पता ही नहीं है,
ठीक है। अब आपको -4/1 इसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो कर लेंगे, ठीक है। -4m1 क्या हो जाएगा इसका गुणा, -4m1 -4m2 हो जाएगा। एक का गुणा इधर करेंगे -6m2 और +3m1। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसे क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि पंक्षांतर कर देंगे, साइड चेंज करेंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, चेंज दी साइड। तो देखिए जो m1 है एक तरफ कर लेते हैं, तो -4m1, ये देखिए +3m1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3m1, बराबर इधर कितना है -6m2, ये वाला -4m2 इधर जाएगा तो क्या होगा +4m2। क्लियर। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा -7m1 -2m2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ आप समझिए। तो अब हम m2 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा -m1 बटा -m2 बराबर हो जाएगा ठीक है -2 बटा -7। ये चीज़ हो गया कि नहीं हो गया, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल, माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो m1 बटा m2 कितना हो जाएगा आपका 2/7, या फिर अनुपात में ऐसे कैसे लिख लेंगे m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7। तो पूछा था ना किस अनुपात में बांट रहा है, तो यानी कि 2/7 में बांट रहा है। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक इसी प्रकार लगाएंगे। देखिए आप y से भी लगा सकते हैं, इस वाले से भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक से ही लगाना होगा, आप लगा लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का आपको क्या होना चाहिए पता, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। मान लो कि ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया A है और ये पॉइंट क्या है B है। इनके निर्देशांक आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, दिए गए हैं 3, 6 और इसका क्या दिया गया है -3, 4, ठीक है। अब देखिए और ये वाले कितने दिए गए हैं x और y, माना मैंने पॉइंट O, इस पॉइंट का नाम क्या है O, ठीक है। तो दूरस्थ का नियम क्या कहता है कि ये वाली दूरी यानी कि क्या कहेंगे AO बराबर OB, ठीक है। चूंकि लिखेंगे चूंकि बिंदु क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, लिख देंगे, ठीक है। तो दो बिंदुओं के देखिए AO 2 बिंदु हो गए, OB 2 बिंदु हो गए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी लिख लेंगे x1 + x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ कड़ी है, कड़ी तो अपने आप कट जाएगी, लेकिन x1 क्या है देखो यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या है x1, ये क्या है x1 और ये क्या है y1 है, ठीक है। इसमें x1 y1 हो गए, ठीक। इसी प्रकार ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। तो देखिए इसमें मान रखिए सबसे पहले, तो x1 कितना है 3 है, x2 कितना है x है, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना आपका 6 है और y2 कितना है y है, y का होल स्क्वायर। अब देखिए ठीक इसी प्रकार OB वाली दूरी यानी कि A वाली दूरी, अब देखिए OB के लिए ये x1 y1 है और ये क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक इसी प्रकार रख देंगे। तो x1 यहाँ से क्या हो जाएगा x और -x2 क्या हो जाएगा -3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, प्लस y1 कितना है, y1 आपका y है -4 का होल स्क्वायर 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये देखिए माइनस है, ठीक है, आप समझिएगा। अब देखिए दोनों तरफ कड़ी है तो कड़ी आपस में कट जाएगी, तो हम क्या कर लेंगे 3 - x का होल स्क्वायर, a - b का फार्मूले से a - b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9 + x - 6x प्लस 6 के 36 प्लस y स्क्वायर -12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 -8y, ठीक है। मैंने a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने अडॉप्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे
आप देख पाएंगे 9 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, वाई स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, देख रहे हैं 9 और 9 आपस में कट जाएंगे, और कुछ बच रहा है ऐसा? मेरे ख्याल से नहीं बच रहा है। तो एक जाति वालों को एक तरफ, एक्स वालों को, तो -6 इधर हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे +6 है तो ये भी इधर आया, कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। y यहाँ पे है तो -12y हो जाएगा। ये वाला -8y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +8y हो जाएगा। इधर क्या बचा है? +16, और इधर से ये +36 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -36 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया -12x, ये हो जाएगा -4y, और बराबर कितना हो जाएगा? -20 के। तो यहाँ से यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x + 4y, और बराबर क्या हो जाएगा? -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे 12x + 4y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। देख पा रहे हैं कि सब में 4 से भाग लग जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, ये 3x हो जाएगा। ये केवल 4 से भाग देंगे तो केवल y बच जाएगा, इधर 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो x y में जो संबंध आ गया आपका, क्या आ गया? 3x + y = 5, 3x + y = 5। देखिए, हो सकता है कि हूबहू यही प्रश्न ना आए, लेकिन इसी तरह के आने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके जो मॉडल पेपर से होता है 30 to 40% क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, ठीक है। तो आप अगर फार्मूला आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है कैसे लगाना है, तो लगा लेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे का क हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे का क क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² लिखेंगे, 6x² -3 और क्या है? -7x। ये लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसे हम एक्चुअल पैटर्न में लिखेंगे। एक्चुअल पैटर्न क्या होगा? 6x² -7x और -3 लिख लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके हम क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हम x² के गुणांक 6 और जो कांस्टेंट यानी नियतांक का गुणा करते हैं, यानी 6 × 3, 6 × 3 का जो मल्टीपल होता है उसे ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं कि -7 यहाँ पे आ जाए। तो 6 × 3 कितना होता है? 18, और इसका क्या मिल जाएगा? इसे हम 9 और 2 में अगर ब्रेक करते तो 7 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आपको लिखनी नहीं होती, रफ कार्य में आपको देखना होता है। तो 9 2 मुझे मिल गया, जिससे कि 7 मिल रहा है। तो इसे लिखेंगे क्या? 6x² -9x और +2x -3, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस यहाँ पे रहना है, और बड़ी जब आएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस आएगा तभी तो माइनस आएगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं 6 और 9 में 3 कॉमन मिल रहा है, और x यहाँ से कॉमन, तो 3x अगर कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x -3 हो जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन मिल रहा है तो क्या मिल जाएगा? 2x -3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2x -3 कॉमन मिल जा रहा है, तो 2x -3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ से 3x बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा? +1 बच जाएगा। लिखेंगे या तो 2x -3 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? 3/2, कॉमा, या 3x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? -1/3। लिखेंगे माना समीकरण के शून्यक अल्फा व बीटा है। समीकरण के शून्य क्या है? अल्फा एवं बीटा है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1/3। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखिए थोड़ा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण के शून्य कितने हो गए? अल्फा और बीटा हो गए। अल्फा कितना हो गया? 3/2। अब आपको क्या करना होता है ना, दोनों की देखिए शून्यकों का और गुणांकों का संबंध ज्ञान करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग जो होता है, यानी कि लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? आपको पता है? देखिए समीकरण आपका ये है, तो x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। लिखेंगे x² का गुणांक क्या होता है? a होता है, और x का गुणांक क्या होता है? b होता है, और ये क्या होता है? c पद होता है, कांस्टेंट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए दोनों के संबंध की जांच हो रही है, यहाँ पर लिख लो संबंध
संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, ये लिख के, ठीक है, यहाँ से नीचे से आप लिखेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, आपके पास अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3। ठीक है, x का गुणांक यहाँ से आप देखेंगे, x का गुणांक क्या है -7 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 लिख लेंगे। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9, इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 × -1 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा तो -2 आ गया, बटा 3 दूना 6 हो जाएगा। ये देखिए कितना आ गया 7/6। ठीक है, देखिए 3 3 9 और 2 1 का में 2। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ से अल्फा कितना आया था आपका 3/2 और बीटा कितना आया था आपका -1/3। ठीक है 3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला, देखिए जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ से एक चीज़ छूट गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -x का गुणांक, तो माइनस इंटू -7। ये चीज़, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो माइनस 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 कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 9 - 2 कितना हो गया 7। 7/6 बराबर कितना हो गया 7/6, यानी कि पहली संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। पहली संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। इसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है c बटा, यानी कि नियतांक लिखें या फिर लिखेंगे अचर पद, दोनों लिख सकते हैं, नियतांक या फिर अचर पद बटे a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, ऐसे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, नियतांक क्या है आपका, नियतांक जो होता है कांस्टेंट यानी कि अचर पद -3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 लिख देंगे। तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आ गया -3/6, इधर कितना आ गया -3/6। तो यानी कि शून्यकों का गुणनफल की भी संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ख पार्ट। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो लिखेंगे माना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो माना बड़ी संख्या, ऐसे लिखेंगे माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया, यानी कि इनके वर्ग और इनका वर्ग। तो बड़ी संख्या होगा पहले और छोटी संख्या होगा बाद में, इनका अंतर कितना दिया 180, समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। तो क्या हो गया, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या कौन है x, इसका 8 गुना ये है, इसका 8 गुना 1 है। तो बहुत लोग क्या करते हैं गुणा किस में कर देते हैं, इसी में कर देते हैं, यही गलती हो जाती है। गुना देखिए इसका 8 गुना ये वाली संख्या, इसका स्क्वायर, वो छोटी संख्या स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना है ना, तो ये बराबर का चिन्ह क्या कहता है, दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, तो गुणा किस में होगा 8 का। ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। तो y स्क्वायर बराबर कितना होगा 8x हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान 1 में रखने पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 8x लिख देंगे, बराबर कितना होगा 180 हो गया। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 180। ठीक है, अब देखिए x माइनस 8, इसे ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि x का मान जो आए उसमें से 8 घटाने पर
ठीक है। देखिए अभी देखो 18 गुणे 10 ऐसे तोड़ेंगे तो x बराबर 18 हो गया, 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ गया 10 आ गया, यानी कि x बराबर हमें यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से x बराबर कितना मिल गया आपका 18, x बराबर कितना मिल गया 18। अगर x बराबर 18 मिल गया तो आप समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे y स्क्वायर बराबर 8 इंटू x का मान कितना 18 है, तो 18 बटा कितना होता है 144, y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 क्या होता है 12 होता है, y बराबर कितना आ गया 12। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या आपको यहाँ से मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। ठीक इस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ठीक है, देखिए मैं यहाँ से एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए, ठीक, कह रहा है किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो व्यास मैं पहले बना लूँ, देखिए ये हो गया व्यास, दोनों परिधियों को मिलाने वाला, ठीक है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो सिरा ये है, इस पे खींच लो स्पर्श रेखा, इस पे खींच लो स्पर्श रेखा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, देखो बन गया। ये मान लो कि A है, ठीक है, इसे मानने की जरूरत ही नहीं है, चलो छोड़ जाओ, ये केवल लिखो। ये मान लो सेंटर A है और ये क्या है L, ठीक है, ये है आपका L, ये है LM रेखा और ये मान लो PQ रेखा, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या कि LM समांतर PQ, ये तो सिद्ध करना है, ठीक है। ए स्पर्श रेखा है, तो देखिए आप देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है, प्रमेय है, लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को जाने वाली रेखाखंड लंब होती है, क्या होती है लंब होती है का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये देखिए ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र से होकर जा रही है, केंद्र से, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे अतः कोण, ये मान लेते हैं कुछ साइड ए भी मान ले रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे कोण LAO बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए अब लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार, ये वाला भी तो होगा सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार कोण PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कि वृत्त के स्पर्श रेखाओं के जो अंतः कोण है, अंतः वो भी कौन आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, ये क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, यानी कि इंटरनल एडजेसेंट एंगल क्या है इक्वल है, लिखेंगे वृत्त के स्पर्श रेखाओं के अंतः आसन्न कोण क्या है बराबर है, यानी कि समान है, बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा कोण LAO इक्वल टू कोण PBO, ठीक है। अतः जब भी ऐसा होता है, ये आप कारण लिख चुके हैं, जब भी इस तरह का होगा, आप देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं बोर्ड में, आप पढ़े होंगे ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि छेदक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक छेदक रेखा कट करती है तो जो होते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक इसी प्रकार संलग्न कोण भी क्या होते हैं बराबर, आसन्न कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर ऐसे हो गए तो क्या हो जाएगा LM समांतर PQ, ठीक है। आप इतना ही लिखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, सारा कुछ लिख लेंगे, ठीक है, जो मैंने जैसे लिखा उसी प्रकार।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक। संपूरक मतलब 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये देखिए बाह्य बिंदु मान लीजिए कौन सा, ये है। इस पे जो खींची गई स्पर्श रेखा है ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक इसी प्रकार ये भी स्पर्श रेखा हो गई और केंद्र से स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु को ये मिलाया जा रहा है। तो पूछ रहा है ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण का जो योग हो क्या हो, संपूरक हो। ये तो कह रहा है देखिए बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और ये इसके पहले स्पर्श रेखा पर कोण जो है ये वाला क्या है, दोनों का योग क्या है 180 डिग्री। तो मान लो ये क्या है, ये सेंटर O मान लो और ये क्या मान लो A और ये क्या है B और ये क्या है C। तो लिखेंगे हल कैसे लिखेंगे, हल दिया है जो चीज दिया लिखो, दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा AB व AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। लिख लिया। फिर क्या करना है, सिद्ध करना है। ये पहले लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, करना है आपको, देखो लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण BOC बराबर संपूरक मतलब 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। तो सेम इसके पहले आप एक अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए ठीक है, ठीक देखिए इसके पहले जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जो भी स्पर्श बिंदु पे जो एक केंद्र से होकर जो रेखा जाती है उस पर क्या है 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, क्या होती है पूरक कोण होती है। ठीक है, तो अगर ये है ऐसा तो ये वाले कोण ये वाला कोण, ठीक है सॉरी थोड़ा मैं ऐसे, ये B है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, प्रमेय नंबर 2 है, आप देखिएगा तो लिखेंगे ठीक वही हम कॉन्सेप्ट लिख दें। चूंकि लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु व स्पर्श बिंदु से केंद्र को जाने वाली रेखाखंड क्या होती है, लंब होती है। ये चीज लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए कोण ABO बराबर कोण ACO बराबर 90 डिग्री। ये लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ABOC एक चतुर्भुज है। चूंकि ABOC एक चतुर्भुज है, ABOC एक क्या है, चतुर्भुज है। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है और सही भी है। ठीक है, एक क्या है, चतुर्भुज है। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से जो मान दे रखा है उसको देखिए, यहाँ से कोण B है, ये क्या है कोण B है और ये क्या है कोण C है। तो कोण B लिखेंगे कोण A प्लस कोण B का मान कितना है 90 डिग्री प्लस कोण C का मान भी क्या है 90 डिग्री प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से देखिए आप 90 90 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180। तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 कितना होगा 180। तो कोण A प्लस कोण A O कितना आ गया, कोण A प्लस कोण O कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ से देखिए सिद्ध क्या करना था, कोण A और कोण O। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः कोण BAC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और क्या लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम यानी कि हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसे एक बार रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक प्रायिकता क्वेश्चन है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल व 5
काली गेंदें हैं। ठीक है, एक थैले में, क्वेश्चन देखिए दूसरे का, एक थैले में 3 लाल व 5 गेंद, तो लिखेंगे लाल गेंदे बराबर, लाल गेंदे बराबर कितना है 3 है। ठीक है, और काली गेंद यानी कि जो है आपकी ब्लैक बॉल कितनी है 5 है। ठीक है, ब्लैक बॉल कितनी है 5। कह रहे इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता, ठीक है, बायस्ड रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि गेंद लाल हो या फिर लाल ना हो। तो लिखेंगे यहाँ से अतः कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद कितनी हो जाएगी 3 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता को मैं P लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे पूरा प्रायिकता, P मतलब प्रोबेबिलिटी। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या, बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ऐसे लिखेंगे। तो लाल गेंद की संख्या कितनी है आपकी 3 है और कुल गेंद की संख्या कितनी 8 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई 3/8। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, लाल गेंद न होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ की प्रायिकता होने और न होने की मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है, आपको पता होगी। तो मैक्सिमम अगर 1 होती है तो 1 माइनस होने की प्रायिकता, 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता, ये लिखेंगे P से प्रोबेबिलिटी, आप पूरा लिखेंगे प्रायिकता। तो 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता कितनी आए 3/8। तो 1 माइनस 3/8 आप सॉल्व करेंगे, 8 × 8 - 3 5/8। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको 4 अंक मिल जाएंगे। हूबहू मान लीजिए कि अंकों का हेर फेर हो सकता है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपका माध्यक से रिलेटेड, तो इसके लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से देखिए क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ से देखेंगे। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, तो लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। कौन सा ये क्वेश्चन है, दूसरे का च, वर्ग अंतराल लिख देंगे वर्ग अंतराल। फिर क्या लिखेंगे बारंबारता, फिर क्या लिखेंगे बारंबारता। फिर इसमें माध्यक में क्या हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, माध्यक निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए तो वर्ग अंतराल में आप लिख लेंगे वर्ग अंतरालों को, क्या क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और भी है 50 से 60 भी है। ठीक है, इनकी बारंबारताओं को सामने ठीक सामने लिखेंगे 5x 20 15 y और 5। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, इसके वर्टिकली हम जोड़ते आते हैं। तो 5 में तो 5 ही हो जाएगा, वर्टिकली 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 25 + x हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 40 + x हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अब देखिए ये आप जोड़ लेंगे बारंबारताओं को, तो अल्टीमेटली मैंने जोड़ा ही है, तो आपका यहाँ से n कितना आ गया 45 + x + y। ठीक है, तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर क्या होता है l + n/2 - CF
अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है। तो आप यहाँ से देखिए n बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 60, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि n बराबर 60 के, अतः n बराबर यहाँ से लिखेंगे 60 के, ठीक है, इसे ऐसे रहते हैं। तो देखिए अब आपको ये पता करना है कि इसका माध्यक कितना दिया है। माध्यक आपका दिया है 28.5, तो 28.5 किस संचयी बारंबारता में आ रहा है, देख पा रहे हैं 25 प्लस एक्स, इसी में वेरी करेगा, इसी वर्ग अंतराल में वेरी करेगा कि नहीं करेगा, तो इसी वर्ग अंतराल में वेरी करेगा, तो ये हो सकता है इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 20 से 30। तो यल क्या होता है, यल ही होता है इसमें लोअर लिमिट यानी कि 20, निम्न सीमा क्या हो गई 20 हो गई। यहाँ से यफ क्या होता है, देखिए सी एफ क्या होता है, यहाँ से सी एफ होता है जो माध्यक वर्ग होती है उसके जस्ट ऊपर की संचयी बारंबारता ही सी एफ होती है। तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स हो जाएगा। और एफ कितना है आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी 20। तो ये सब लिख लेंगे, बात समझ आई, आपको जगह होगा वहाँ पे बोर्ड कॉपी में, ऐसे लाइन बाय लाइन इसे आप क्लेरिफाई करके लिखेंगे, स्पष्टतः लिखेंगे, आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए सब कुछ आपको पता चल गया है। तो यल कितना है आपका, यल आपका दिया हुआ है, आप देखेंगे 20 है, 20 लिख देंगे, प्लस n/2 यानी कि 60/2 क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे, माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, देखो ऐसे डायरेक्ट 5 प्लस लिख दिए ना तो गलत हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बटा एफ कितना है, एफ आपका 20 है, एच आपको पता है एच क्या होती है, जो वर्ग अंतराल की डिफरेंस होता है। तो एच बराबर क्या है 10 है, एच बराबर क्या है 10 है, तो एच यहाँ पे लिख देंगे 10। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे, अब यहाँ से देखिए 20 प्लस इसे आप सॉल्व करेंगे तो 30 - 5 माइनस एक्स, 30 - 5 इस माइनस का इसमें गुणा होगा माइनस, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 माइनस एक्स बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और गुड़ी 10 पहले से मुझे 10 से इसे काट करेंगे 10 दूना 20 आ जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब देखिए ये इधर 20, इस 20 को इधर ले आइए, इस 20 को इधर लाएंगे, यहाँ पे लिखते रहिए 28.5, ये 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8.5, कैसे होगा 28.5 में से 20 घट गया। अब इधर क्या बचा आप देख पा रहे हैं, केवल 25 माइनस एक्स बटा 2 बचा है, दिख रहा हो आपको, तो 2 से इधर गुणा करेंगे, ये 8.5 दूना 17 हो जाएगा, और अल्टीमेटली 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, 25 माइनस 17 कितना होता है 8। यहाँ से x बराबर अगर आपको 8 मिल गया है तो y भी तो x का मान आ गया, y का मान कैसे निकलेगा, इस वाली चीज़ से निकलेगा, आप देख पा रहे हैं। तो लिखेंगे चूँकि देखिए ये चीज़ मैं यहाँ पे ये लास्ट नहीं है, लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, चूँकि x प्लस वाई प्लस 45 बराबर n की ये दिया है, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया, प्लस y निकालना है प्लस 45, n बराबर क्या पता है आपको 60 पता है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 60, 45 60 कितना होता है 53, तो 60 माइनस 53 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया, और x का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक इसी प्रकार आप लोग को लगाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसे हम क्रॉप करेंगे, राइट, तो जब क्रॉप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिलेगा, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चलिए समझिए, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्रॉप कर ले रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे, चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन 3 है इसमें कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो लिखेंगे माना संख्या की दहाई का अंक, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है, 2 अंकों के दहाई का अंक क्या है x है तथा इकाई क्या है y है, ठीक है,
इकाई क्या है, y है। अतः क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा बताना, क्योंकि दहाई क्या होता है, 10 का होता है, 10x + y हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग। तो 2 अंकों की संख्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। 2 अंकों की संख्या क्या आ गई, 10x + y। फिर कह रहा है अंकों को पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10y + x। इनका योग, इन दोनों का क्या योग, क्या है आपका, 66 दिया है। तो लिखेंगे 10x + x कितना हो जाएगा, 11x, y + 10y कितना हो जाएगी, 11y बराबर कितना होगा, 66। 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 66। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 66/6 कितना, 66/11 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर कह रहा है इनके अंकों का अंतर 2 है, तो लिखेंगे अतः द्वितीय शर्त क्या दिया है, द्वितीय शर्त से क्या है कि x - y कितना दिया है, 2 दिया है, समीकरण नंबर 2। अब 2 रैखिक समीकरण आपको मिल गया, आप सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2। सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से कट गया, तो 2x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो x बराबर कितना है, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये चीज लिख देंगे जोड़ने पर। तो x बराबर कितना आ गया, 4। x बराबर अगर 4 आ गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर कितना है, 4 + y बराबर कितना हो गया, 6। तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 6 - 4 यानी कितना हो गया, 2। तो x बराबर कितना आ गया, 4 और y बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अथवा वाला भी सवाल मैं लगवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसी में अथवा वाला सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनी की आय की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है, तथा और कौन बालक है इसमें, सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, ये लिख लिया। तो लिखेंगे फर्स्ट शर्त से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। सोनू की आयु की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो दोनों की आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x - 5 और y - 5 हो जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी ना, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ज़्यादा कौन था ये, तो 3 का गुणा किस में होगा, इसमें। इसके पहले ये अपने क्वेश्चन में बताया था क्यों होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x 75 कर लेंगे, x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, -15 और +5, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, -10। x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर हो जाएगा -10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त क्या कह रही है, पढ़ेंगे। सेकंड शर्त कह रही है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगी, x + 10 होगी और सोनू कितनी होगी, y + 10 होगी, कि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी कौन हो रही है, नूरी वाली, तो गुणा किस में करेंगे, सोनू वाले में। तो x + 10 बराबर 2y + 20, तो पक्षांतर करने पर x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। घटा लेंगे, ये देखिए ये प्लस होता है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, तो -3y में से +2 आ जाएगा तो -y आ जाएगा और -20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 20, यानी कि सोनू 20 साल का आ गया। अगर सोनू तो लिखेंगे y का मान किसमें, इसी में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है समीकरण 2, x - 2, y का मान कितना है 20, x - 20 बराबर 10 के, तो x - 2 × 20 कितना होगा 40 बराबर 10 के, तो -40 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 50, यानी कि नूरी आ गई 50 साल की और सोनू जी कितने आ गए 20 साल के। ठीक है, दोनों का उम्र आ गया है। ठीक है,
अब मैं मिटा दूँ इसे, ठीक है मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, बहुमंजिल यानी कि ये है थोड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और एक छोटा सा बिल्डिंग है जो कि इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई 8 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो देखो ये हो गया ये वाला, और यहाँ से देखने पर इसके तल के अवनमन कोण क्या है 30 और 45 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से उन्नयन कोण नीचे से बनता है तो ये 30 है, ठीक है, और ये कितना हो गया 45। यहाँ से देखने पर इसके ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना हो गया 45, और ये कितना हो रहा है आपका 30 डिग्री, ये कितना हो रहा है 30 डिग्री, देख पा रहे हैं। देखिए मैं फिर से फिगर समझा दूँ आपको। देखिए जैसे एक भवन है यहाँ पे और ये बहुमंजिला भवन है, ठीक है। तो कह रहा है इसके शिखर से, देखो बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर ये रहा, यहाँ से देखा जा रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है उन्होंने कोण कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। और फिर क्या रहा है तल का जो हम कोण बन रहा है कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो कहाँ से देखा जा रहा है इसके सिर से ही देखा जा रहा है, तो यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है, ये दिया है 8 मीटर, कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। तो ये मान लो कि ये दूरी क्या है x है, और ये वाली हाइट क्या है मान लो h है, h मीटर, और ये क्या है x मीटर। लिखेंगे माना बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई बराबर h तथा दोनों के बीच की दूरी बराबर x, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे अगर ax है तो ये क्या हो जाएगी x है, समांतर है, ठीक है। तो लिखेंगे हम नाम दे दें कुछ a b c d e, नाम दे दिया। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज a b कुछ है a b c में, त्रिभुज a b c में क्या लिखेंगे, त्रिभुज a b c में हम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये वाला त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ADE, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लो त्रिभुज AD है, त्रिभुज ADE में क्या लेने पर, tan लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर h/x हो जाएगा, लंब बटाधार। तो क्या हो जाएगा h, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो h बराबर x आ गया। यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये वाली दूरी, ठीक है। तो ये वाली जब दूरी मिल जाएगी, हमें कोई भी एक चाहिए, तो यहाँ से आप देख लेंगे ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये दूरी कितनी है आपकी 8 है, ये दूरी कितनी है 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो h बराबर अगर देखें तो ये वाला हम लिख सकते हैं, ये पूरा अगर h है तो ये कितना हो जाएगा h-8 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा h है तो ये कितना हो जाएगा h-8 हो जाएगा। यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है। ये देखो अगर 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये पूरा h है तो h-8 ये वाला होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, फिर से tan लेने पर, बात क्लियर। तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना है h-8, आधार कितना है x है। तो tan 30 क्या होता है 1/3 कड़ी में 3 h-8/x। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका कड़ी में 3 इंटू h और -8 कड़ी में 3, ठीक है। देखो x का गुणा x हो गया और इसका गुणा करेंगे तो h कड़ी में 3 -8 कड़ी में 3, ये आ गया। अब देखो आपको पता है कि h बराबर x, हमें चाहिए क्या h चाहिए, तो हम क्या करेंगे x बराबर h लिखेंगे, ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में 1
x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x बराबर कितना है h, तो h हो जाएगा h बराबर √3 इंटू एच और क्या है -8√3 हो जाएगा। तो इधर आएगा, इसको उधर h को भेज दें, इधर ला लेते हैं, तो -8 इधर लाएंगे तो 8 कड़ीम 3 इधर ही जाएगा, तो कड़ीम 3 h माइनस h हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ीम 3 -1 हो जाएगा। बात क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा, 8 कड़ीम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये वाला चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आप देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 -1। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, नहीं इसमें दूसरे क्वेश्चन के लिए दिया है। ठीक है, तो h बराबर कितना, ऊंचाई कितनी आ गई, ये वाली आ गई। अब इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो 8 कड़ी में 3, अब देखिए क्या होता है, इसका परमीकरण कर दीजिए। ठीक है, तो परमीकरण माइनस कड़ीम 3 -1 से इसके अपोजिट साइन से गुणा कर दें, तो कड़ीम 3 +1 नीचे हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा, कड़ीम 3 -1 और कड़ीम 3 +1। यही तो होता है, जो हर होता है उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 कड़ीम 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, 24 हो जाएगा। और 8 कड़ीम 3 का +1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8 कड़ी में 3। और नीचे देखिए a - b a + b यानी कि a² - कड़ीम 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, आ गया कितना 24 + 8 कड़ीम 3 बटा 2। अब देखिए ऊपर 2 से भाग देंगे तो ये 12 और ये कितना आएगा 4 कड़ी में 3। यही प्रश्न का उत्तर है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी, कोई अगर दोनों लिखने के उत्तर सही माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर आपका मतलब पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, मैं अब मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये कैसे सवाल यहाँ से फिगर बनाते हुए मैं यहाँ पे सॉल्व किया, फिर लास्ट में ये वाला चीज़ यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, लास्ट में उत्तर आएगा। यहाँ पे भी रोक देंगे तभी आपका सही हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा देखिए। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसी के चौथे के अथवा वाले पार्ट पर। ठीक है, समझिए कैसे लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन। अब देखो यहाँ से सवाल क्या है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, 10 मीटर ये बिंदु P है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है आपका 30 डिग्री है। और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो भवन ये इसके भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ठीक है, लहराया गया, और वो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये रहा, बन गया कि नहीं बन गया। ये वाला आपका बना है 30 और ये बना है टोटल 45। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और ये दूरी ये आपकी भवन कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। और एक झंडा जो लहराएगा उसका पता नहीं, तो मान लो ये h मीटर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि h बताना है, और बिंदु P से भवन की दूरी यानी कि AP, यानी कि हमें दिया है, लिखेंगे ज्ञात है क्या क्या ज्ञात है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, AP बराबर क्वेश्चन मार्क, H बराबर क्वेश्चन मार्क, यही बताना है। तो AP बराबर क्वेश्चन मार्क, AB बराबर, इसे मान लो, हाँ मान क्या लेते हैं, ठीक है, मान लो ये 10 है। ठीक है, मान लो कि ये 10, सॉरी AP क्या है x मीटर है, ये दोनों आपको बताना है, x मीटर है। तो अब किसी एक त्रिभुज में पहले ले लो, तो x मीटर इसे मान लिया, तो इस वाले लिखेंगे त्रिभुज ये वाला, देखो BAP में, त्रिभुज BAP में क्या लेने पर, लंब और आधार का खेल है, तो tan लेने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 10 बटा x के। tan 30 क्या होता है 1/3 बटा 10 बटा x। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 10 करणी में 3, कितना आ गया 10 करणी में 3, क्योंकि x का गुणा 1 में x हो गया और करणी में 3 का गुणा 10 में 10 करणी में। अब ठीक है ना, अब फिर से लिखेंगे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PAC में, वो भी फिर से tan लेने पर, राइट। तो देखो ये पूरा कितना है, tan प्लस h है कि नहीं, तो हो जाएगा tan
tan लेने पर, ठीक है। त्रिभुज ABC में tan, PSC में tan लेने पर, तो tan कितना है आपका 45 है, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा h प्लस 10, क्योंकि ये लंब आपकी जो लंब है कितना है पूरा है ना, पूरा लेंगे h प्लस 10 और आधार कितना है x ही है, तो tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो एक का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर h प्लस 10 ही अल्टीमेटली आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो x का गुणा 1 में होगा, तो x बराबर h प्लस 10, x बराबर h प्लस 10 लिखेंगे। x का मान ये आपका आया था ना समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है, ठीक है, 1 में रखने पर, तो x का मान कितना है h प्लस 10, h प्लस 10 बराबर कितना होगा 10 करणी में 3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 करणी में 3 माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा करणी में 3 माइनस 1, तो h बराबर कितना, यानी जो झंडा लहरा रहा है दंड ध्वज की लंबाई कितनी आ गई 10 इंटू करणी में 3 माइनस 1, लेकिन करणी में 3 का मान दिया है, तो देखिए h बराबर यहाँ से फर्दर यहाँ सॉल्व करें, h बराबर क्या हो जाएगा 10, करणी में 3 का मान देखिए कितना दिया वहाँ पे दिया है 1.732 और क्या हो जाएगा -1, तो 10 इसे जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10.732, तो 10 गुणा करने पर दशमलव दाएं तरफ भाग लेता है, तो क्या हो जाएगा 7.32 मीटर, यानी कि ध्वज खंड की जो हाइट आ गई कितनी आ गई 7.32 मीटर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आपको जब हाइट जब पता चल गई है ना इसकी ऊंचाई, तो आपको x भी बताना है, x बराबर तो पहले ही आ गया था, x बराबर कितना आया था 10 करणी में 3, तो करणी में 3 का यहाँ पे गुणा भी कर लेंगे, करणी में 3 का जो मान है ना उसका गुणा कर लेंगे, वही मान आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अब मिटाते हैं, थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु आपने देखा होगा ऐसे बनता है, तो उल्टे आकार का इस तरह से है, ठीक है। शंकु, ये जो बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का इस तरह से है, इस शेप में है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। ये जो ऊंचाई है कितनी है 8 मीटर है। इसके ऊपरी जो सिरा हुआ खुला हुआ है, ऊपर ये जो ऊपर दिखा है ना ये दिख रहा है खुला हुआ है, जिसके सिरे की त्रिज्या 5 है, तो ये क्या है 5 है। यह ऊपर तक पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है 0.5, तो लिखेंगे गोलाकार शीशे की त्रिज्या, क्या त्रिज्या कितनी है 0.05 सेमी है। और शंकु का त्रिज्या कितना है, शंकु का त्रिज्या है आपका 5 सेमी, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 8 सेमी, ठीक है। ऐसे लिख करके आपको लिखेंगे दिया है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे दिया, बात खत्म। इस दिया हुआ है, कह रहा है जब गोलियां इसमें डाली जाती हैं तो इससे जो भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे गोली की संख्या, मतलब जो पानी भरा हुआ है, मान लीजिए छोटे छोटे जो आप से कांच के जो आते हैं ना गोली आती है, खेले होंगे बचपन में, उसमें डाली जाती है, तो जिसमें पानी भरा हुआ है इसका 1/4 निकल जा रहा है। तो अब बात को समझिए, मान लीजिए कि जो गोलियां जो डाली जा रही हैं उसमें ये पानी कितना निकाल पा रहा है 1/4 निकाल रहा है, यानी कि जो उसका आयतन है वो 1/4 के बराबर है। आप समझ पा रहे होंगे, जो शंकु का आयतन है इसका जो 1/4 भाग है वो ये जो गोले के आयतन के क्या है बराबर है। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या, लिखेंगे पहले लिख लें माना ये चीज़ समझ गए होंगे, एक बार मैं और बताता हूँ। माना गोलियों की संख्या क्या है n है। देखो चूंकि देखो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और ये पूरा जब भरा हुआ है तो जब शीशे गोलियां डाली जा रही हैं तो केवल इसका 1/4 ही निकल रहा है, यानी कि जो उनका गोलियों का जो पानी का हटा रहे हैं उनका केवल 1/4 पार्ट हटा पा रहे हैं, यानी कि जो शंकु का आयतन का 1/4 पार्ट होगा वह गोली के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे
गोलियों का आयतन n गुणे गोलियों का आयतन जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, शंकु के आयतन के बटा 4 होगा। चलिए ठीक है, तो n गुणे गोलियों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन बटा 4। तो n गुणे गोली का आयतन क्या होता है, मतलब गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु का आयतन क्या होता है पता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 4। क्लियर है। तो अब ये चीज़ मैं थोड़ा सा देखिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 4/3 पाई आर, ठीक है। तो सब मान रख दीजिए, 1/4 गुणे 1/3, पाई का मान 22/7 लिख ले रहे हैं, गुणे आर स्क्वायर, आर कितना था 5, 5 का 25, 25, गुणे एच कितना था, एच आपका 8 था, लिख लिया, बटे 4/3, पाई का मान कितना है 22/7 है, आर क्यूब, आर कितना था 0.5 का क्यूब हो जाएगा, 22/7 से 22/7 कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया ऊपर, 25/200, 200/12, 200/12 आ गया। नीचे कितना आ गया, 0.5 का अगर क्यूब करें तो 1.15 ये आ जाएगा, और 4 का जब इसमें हम गुणा कर लेते हैं तो 4 × 5 = 20 और 12 × 4 = 48, 2 50 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 0.5, तो 0.5/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, देखिए मैंने क्या किया, 0.5 का क्यूब कितना हो गया 0.125, और ये ऊपर जो 4 है 4 का गुणा कर ले तो 0.5 आ गया, 0.5 अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सबसे ऊपर वाले का सबसे लास्ट में गुणा हो जाता है, 2 × 3 कितना 200, गुणे 3 कितना 600 हो गया, 12 में 5 का 0.5 का गुणा होगा तो 60 यानी कि 6 हो जाएगा, 600/100 कितना हो गया 100। तो गोलियों की संख्या कितना है, n बराबर कितना आ गया 100, तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100, ठीक है। क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन, अभी जो गेस्ट पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।